आदाब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। नफरत का नंगा नाच आप पूरे देश में देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे बरेली की बात कर ले सबसे पहले, जहां पर एक नर्सिंग की छात्रा अपने कुछ दोस्तों के साथ अपनी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रही थी, और वहां पर कैसे बजरंग दल के जो गुंडे हैं वो बार्जिन करते हैं, यानी कि घुसते हैं, और वहां पर बाकी उसके हिंदू दोस्त भी होते हैं और दो मुस्लिम दोस्त होते हैं। जो मुस्लिम दोस्त होते हैं उनको लव जिहाद के नाम पर, उस प्रोपेगेंडे के नाम पर बुरी तरीके से उनको पीटा जाता है। उसके बाद पुलिस क्या करती है? पुलिस उन्हीं दो जो मुस्लिम छात्र हैं उनके ऊपर केस दर्ज कर देती है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर और तमाम जगह पर हंगामा होता है तो अब उसके बाद पुलिस का एक्शन बजरंग दल के ऊपर अब होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है ऋषभ, वो फिलहाल फरार है। सोशल मीडिया पर एक उसका वीडियो वायरल है जहां पर वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, हम तो यहाँ पर हिंदुओं की रक्षा के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, यानी कि धर्म का की ओढ़नी ओढ़कर और हिंदुइज्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर किस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि इन लोगों को इतनी खुली छूट किस तरह से दी गई है, किसने दी है? क्या इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है कि इनकी इतनी हिम्मत हो जाती है ये कहीं पर भी डंडे लाठियां लेकर किसी के भी प्राइवेट फंक्शन या कहीं पर भी घुस जाते हैं और मजहब के नाम पर ये नफरत का नंगा नाच करते हैं। अब वो शख्स जो ऋषभ है, बजरंग दल का जो कार्यकर्ता है, वो गायब है, और ये हाथ एक तरह से जोड़ता हुआ वो नजर आ रहा है, जो उसका सोशल मीडिया पर वीडियो है, और ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो दूसरे संगठन है, जो हिंदुत्ववादी संगठन है, उनसे वो मदद की गुहार कर रहा है। दूसरा, आपने नॉर्थ ईस्ट का मामला देखा जहां पर एंजल चकमा, जिस जो स्टूडेंट था, उसको उसके ऊपर किस तरह से नस्ल भेदी टिप्पणियां उसकी की गई, चाकुओं से उसके ऊपर हमला किया गया, और आखिरकार अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग में वो हार गया और उसकी मौत हो गई। और अब ये मामला लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, और ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि कभी मजहब के नाम पर, कभी नस्ल के नाम पर, कभी घुसपैठी होने के नाम पर आखिर देश में चल क्या रहा है, और इससे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको कितना नुकसान हो रहा है, इससे जो देश है उसको कितना नुकसान हो रहा है। जो हम एक सहिष्णु समाज का जो हमारे ऊपर तमगा था, जो हमें एक तरह से जो मेडल हमें मिला हुआ था, वो हमसे अब पूरी तरीके से छिन गया है। इंटरनेशनल अखबारों में हमारी बदनामी की तस्वीरें जो है वो छप रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा रिपोर्टाज जो है वो छापा है इस हेडिंग के साथ, फ्रॉम शेडोज टू पावर, हाउ हिंदू राइट रीशेप्ड इंडिया। यानी कि वो कह रहे हैं कि ढके छुपे जो थे उससे कैसे वो पावर में, यानी कि सत्ता में आ गए हैं, और कैसे वो पूरे भारत को रीशेप कर रहे हैं। इसमें ये भी जिक्र किया गया है, ये दो लोगों ने ये रिपोर्टाज जो है वो लिखा है, और उसमें एक साल तक लगभग उन्होंने आरएसएस को स्टडी किया है, जिसके बाद उन्होंने ये रिपोर्टाज जो है अपना न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस में भी कैसे पूरी तरीके से जड़ें जो है वो उनके अंदर तक घुस गई हैं, जो शायद मोदी के जाने के बाद भी उनको इस तरह से बाहर ना निकाला जा सके। यही बात आपको पता है कि राहुल गांधी भी लगातार करते रहे हैं। आज इसी पे मैं चर्चा करने जा रही हूं कि कितना खतरनाक है ये भारत के लिए, एक हमारी जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसके लिए, हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारा पूरा एक एक समाज है, जो हंसता खेलता बसता समाज है, उसमें किस तरह से नफरतें बोई नहीं गई हैं, बल्कि अब तो हर तरफ नजर आ रही हैं। कहीं पर तलवारें बांटी जा रही हैं, तो कहीं पर इस तरह की पार्टी में बार्जिन किया जा रहा है, तो कहीं पर क्रिसमस पर हुड़दंग और गुंडागर्दी की जा रही है, और 12 साल से मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए ताकि चर्चा का आगाज करें। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। ओंकारेश्वर जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। आपकी पहली प्रतिक्रिया, और मैं शुरुआत करना चाहूंगी ओंकारेश्वर जी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का ने जो एक रिपोर्टाज जो है वो छापा है, लंबा चौड़ा है, ये सिर्फ हेडलाइंस तक महदूद नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि बताया गया है कि 1 साल तक लगभग इसको लेकर काम किया गया। वो ये बता रहे हैं कि कैसे अंदर तक
इंस्टीट्यूशंस में भी उनकी जड़ें जो हैं आरएसएस की वो मजबूत हो गई हैं। क्या गांधी के देश से आरएसएस का देश बनने की बात क्या ये कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स का की रिपोर्ट? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पूरी दुनिया में भारत की छवि को खराब करती है। जो हमारी छवि है दुनिया के तमाम देशों में जो रही है कि एक सेकुलर कंट्री है और जो सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलने वाला देश है। आजादी के बाद भी हमने अपनी वही छवि बनाए रखी। अब उस छवि पे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स में किसी भी रिपोर्ट का छपना, इतने विस्तार से छपना, वो ये बताता है कि ये पूरी की पूरी आइडियोलॉजी किस तरह से भारत के जो एकता, अखंडता, उसी को नुकसान पहुंचा रही है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को, विश्व गुरु की छवि को, एक नॉलेज सेंटर की छवि को, विश्व गुरु तो एक बहुत ही ऐसा शब्द है जो अब इसका इस्तेमाल मतलब बहुत निगेटिव रूप में होने लगा है। लेकिन हाँ, ये देश है जहाँ पर हमारी ज्ञान की परंपराएं हजारों साल पहले पुत रही हैं। हमने शून्य दिया, दशमलव दिया, बहुत सी चीजें विश्व को दी हैं हमने। और आज भी दुनिया मानती है कि ज्ञान का एक बड़ा सेंटर भारत है, लेकिन इस तरह का नहीं है। यह ज्ञान का सेंटर, रिलीजियस कम्युनल सेंटर था, है, ये कभी नहीं रहा। तो इसको ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी तरह से खोला है और मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करने वाला है कि हम जिस आइडिया को लेके चल रहे हैं, क्या वही आइडिया ऑफ इंडिया है या ये आइडिया ऑफ इंडिया खत्म हो चुका है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये उसी अमेरिका में पिछले कुछ समय पहले जब यूएसआई सीआरएफ की जो रिपोर्ट आई, जिसको वैसे तो भारत सरकार ने उसको खारिज कर दिया कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, उसमें भारत के अल्पसंख्यकों पर जो हमले की घटनाएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया गया और भारत को उस कैटेगरी में डाला गया जिसको सीपीसी कहते हैं, कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न। अब ये इस रूप में डालना, यूरोपियन कमीशन में, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर में ब्रसल्स में इस पे चर्चा होना, यूके की पार्लियामेंट में चर्चा होना और दक्षिण एशियाई देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों में भारत को भी शामिल करना कि यहाँ पर हमले हो रहे हैं, ये सब कुछ बताता है कि भारत की छवि इस पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। आप विदेश मंत्रालय से पूछ लीजिए कि क्या भाई आप इन सब घटनाओं को आप सहजता से लेते हैं या इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर जस्ट मानते हैं? वो कहेंगे कि नहीं साहब, इससे तो हमें संभालना मुश्किल हो रहा है। ये बहुत, और 2014-15 के बाद इन घटनाओं में कम से कम 550% की वृद्धि हुई। तो ये कोई मामूली वृद्धि नहीं है। सवाल ये है कि सरकार एक तरफ जो है, जब उत्तर प्रदेश में बंटोगे कटोगे का नारा चलता है और इस तरह के पोलराइजेशन की कोशिशें होती हैं, एक खास समुदाय के लोगों के ऊपर जो है आप बुलडोजर की रणनीति अपनाते हैं, जो साफ साफ पर वो दिखाई देता है कि ये बायस्ड है। वहां पे आप होली के समय में आप मस्जिदों को चादर से ढक देते हैं, इस ये कह के कि यहाँ पर कोई रंग गुलाल फेंक सकता है। यानी आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में नाकाम हैं, आप उन हुड़दंगियों को रोकने में अक्षम हैं, इसलिए आप चादर उड़ा रहे हैं। और मस्जिदों पे चढ़ के कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपने उस पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की। ऐसे लोगों को जस्टिस पे नहीं लाया कि हाँ, ये कौन लोग हैं, किसने इजाजत दी इनको और किसने इनको उकसाया, किसने इनको वो फ्यूएल दिया, थॉट्स का फ्यूएल, जिसके आधार पर उन लोगों ने ऐसा किया। ये किसी भी समाज में संभव नहीं है, किसी भी समाज में स्वीकार्य नहीं है और किसी भी धर्म का समाज हो वो इस बात को स्वीकार नहीं करता। लेकिन आपने किया और आप फिर वहां दो तरफा मतलब एक तरह से रणनीति चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां सौगाते ईद भेजते हैं, तो दिखावे के लिए वो आप कहेंगे कि मैं तो ईद भेज रहा हूं 30 लाख मुसलमानों को, और जब आप मंच पर चढ़ेंगे तो कपड़ों से पहचानने वाले और तमाम इस तरह की बातें कहेंगे, उसको विदेशिया और जी। घुसपैठिया से टैग कर देंगे। तो ये जो दोहरी रणनीति है, आरएसएस आज इसका विरोध करता है, कहता है कि हम भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू मानते हैं। अगर आप सभी लोगों को हिंदू मानते हो
तो इस तरह की घटनाएं कौन कर रहा है और किसके इशारे पे हो रही? बजरंग दल का गठन किसने किया है? वीएचपी किसके इशारे पे ये सब सारे काम कर रही है? तो आप एक तरफ उनको खुली छूट देते हैं, कहते हैं दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई। ये दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई है कि लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करने जैसा है? क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पे कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकता? एक दफा जब काऊ वेंटलिज्म की बड़ी घटनाएं हुई थी तो प्रधानमंत्री ने कहना शुरू किया था कि इस तरह कानून व्यवस्था लेने में, क्योंकि उनको मालूम है कि इसका खामियाजा दुनिया में किस तरह से भारत को भुगतना पड़ता है, सिर्फ छवि के तौर पर नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नुकसान होता है, और भारत जिसकी वजह से पूरे विश्व में सम्मान पाता था उस सम्मान को खो रहा है। और इसका चरम सिचुएशन जो है वो होता जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं तो रोकेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स जी। की रिपोर्ट उसी को प्रतिबिंबित हम्म। करती है, उसी को बताती है कि वर्ल्ड का ऐसा न्यूज़पेपर जो भारत जैसे देशों के बारे में सिंगल कॉलम खबर जल्दी नहीं छापता, वो इतनी बड़ी रिपोर्ट छाप रहा है। यानी वहां के लोग कंसर्न है, जिसको पूरी दुनिया पढ़ रही है। जी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी खबर को एक एक सिंगल कॉलम में जो है निपटा देते हैं। यहाँ पर पूरा आप ये देखिए कि कितना बड़ी जो रिपोर्टाज है, जो रिपोर्ट है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है। और अगर हम न्यूयॉर्क टाइम्स को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर दें और देश में हम देखें, तो हमें पता चलता है कि क्या कुछ हो रहा है। डबल इंजन की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सरकार, और गाजियाबाद में नंगी तलवारें जो है वो बांटी जा रही हैं, घर-घर जाकर जय श्री राम के नारे लगाकर ये तलवारें बांटी जा रही हैं और कह रहे हैं कि बहन बेटियों पर कभी बांग्लादेश जैसी सिचुएशन ना आ जाए, बहन बेटियों को घर में घुस के ये लोग ये करते हैं, और वही जो तमाम नफरती बातें वो करते हैं और लगातार करते आ रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब जाकर जब ये पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर जब ये वीडियोस आती हैं, तो अब कार्रवाई इस पर की गई है। पुलिस ने 16 पर एफआईआर की है और 10 को गिरफ्तार किया है। पिंकी चौधरी समेत 16 पर एफआईआर की गई है। दूसरा मामला बरेली का है, जहां पर खुले तौर पर एक प्राइवेट पार्टी में, और वो पॉश इलाका है बरेली का, जहां पर बजरंग दल के जो गुंडे हैं वहां पर जाते हैं और क्या कुछ करते हैं। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है तब कार्रवाई होती है। सवाल ये है ओंकारेश्वर जी कि पहले ये सब क्यों होने दिया जा रहा है? 12 साल से हम ये देख रहे हैं, इन लोगों के हौसले बेतहाशा बुलंद हैं, इनको पूरा का पूरा संरक्षण प्राप्त है, खुले तौर पर ये नफरत फैलाते हैं, ये सभाएं करते हैं, ये अलग-अलग तरीके के प्रोग्राम करते हैं और फिर उसमें एक मजहब के खिलाफ ये नफरत परोसते हैं और अब तलवारें बांट रहे हैं और फिर उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई होती है। आखिर पिंकी चौधरी जैसे लोग या बजरंग दल के जो कार्यकर्ता या वीएचपी या दूसरे हिंदुत्ववादी संगठन जो खुले तौर पर ये सब कुछ कर रहे हैं, हथियार अपने हाथों में लेकर, इनकी हिम्मत कैसे हो रही है ये सब करने की? क्या ये सत्ता का संरक्षण प्राप्त है इनको? बिल्कुल है, बिना सत्ता के संरक्षण के ये हो ही नहीं सकता। दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व की कोई किताब इस तरह के किसी भी हिंसा को प्रश्रय नहीं देती, उसको बढ़ावा नहीं देती, उसके बारे में कोई बात नहीं करती। हम वैदिक कल्चर वाले देश हैं, जहाँ वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, रामायण है। उसमें उसमें इस तरह के हिंसा की बातें कहीं नहीं कही गई है। आप जिस तरह की हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये बात बार बार अब दूसरे लोग भी कह रहे हैं और खुद भी कह रहे हैं कि 100 साल के शताब्दी वर्ष में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ये कहना पड़ रहा है कि भारत को आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। पहले कहा था कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, इसलिए वो सबको मानते हैं, लेकिन उसके बाद ये भी कहा, लेकिन साथ साथ क्या वही संघ, वही मोहन भागवत इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हैं? इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास करते हैं? अगर आप नहीं करते तो ये हो क्या रहा है? आप ये भी कहेंगे कि पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। तो पॉपुलेशन चेंज जब सभी भारत के लोग एक ही भारतीय ही हैं, हिंदुस्तानी ही हैं, जिसको आप हिंदू कहते हैं, तो फिर पॉपुलेशन के चेंज होने से आपको चिंता क्यों हो रही है? और फिर आप उसी रेटोरिक को दोहराना चाहते हैं जिस रेटोरिक ने इस देश को दो टुकड़े में बांट दिया, टू नेशन थ्योरी को के रूप में। जब आप प्रधानमंत्री कहते हैं एक राष्ट्र और एक झंडा और एक निशान और एक वो, तो फिर ये दो धर्म कहां से आते हैं?
फिर तो यहाँ पर अनेक धर्म है, फिर तो क्रिश्चियंस के अलग धर्म, कई राज्य क्रिश्चियंस के अलग। तो आप दरअसल ये हिंदू राष्ट्र का एजेंडा, देखने में जो राष्ट्रभक्ति का एजेंडा लगता है, दरअसल वो एंटी नेशनल एजेंडा है। ये वही एजेंडा है जो वीर सावरकर ने 1937 में टू नेशन थ्योरी के रूप में दिया, और उसके बाद उसी के आधार पर उसको जिन्ना ने बढ़ाया और फिर देश के बंटवारा हो गया। आज जो बटा हुआ देश है, उसने अगर इस टू नेशन थ्योरी के आधार पर सिर्फ हिंदू रहना कबूल किया होता, तो पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा मुसलमान भारत में नहीं रुकते। वो रुके इसलिए कि ये एक सेकुलर कंट्री था। उस समय के संविधान निर्माताओं ने, राष्ट्र के नेताओं ने, सभी नेताओं ने, उसमें गांधी भी थे, अंबेडकर भी थे, और जिसका सबसे ज्यादा नाम लेते हैं सरदार पटेल भी थे, सुभाष चंद्र बोस से लेके सभी नेता थे। उन सब लोगों ने भारत को एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश बनाया, संविधान में उसकी अवधारणा को मजबूती के साथ रखा। आप बार बार उससे टकराते हैं। उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था। आप उन्हीं सरदार पटेल का नाम लेते हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा था उसके बारे में। तो ये आइडियोलॉजी आज एक बौद्धिक दिवालियेपन के कगार पे है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हम सावरकर को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सावरकर को फॉलो कर रहे हैं तो आपने अपने भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में गांधीयन सोशलिज्म क्यों रखा है? अगर आप गांधी को नहीं मानते तो गांधीयन सोशलिज्म को क्यों मानते हैं? फिर आप कहते हैं कि हम दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को मानते हैं, एकात्म मानववाद को मानते हैं। अगर आप इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को मानते हैं तो एकात्म मानववाद, ये हिंदू मानववाद कब से हो गया? किसी एक पर्टिकुलर जाति धर्म का कैसे हो गया? तो आप अपने ही आइडियोलॉजी में बिखर गए हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस समय क्या किया जाए, किस रास्ते पर चला जाए, लेकिन सत्ता की भूख है। आपको लगता है कि हिंदू हिंदू करेंगे तो हिंदू वोट देंगे, मंदिर बनाएंगे तो वोट देंगे। राम मंदिर को बनाने के लिए आपने उसको राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय उसका प्रश्न बनाया, ठीक है, समूचे देश ने शांति से उसको चुपचाप स्वीकार कर लिया, मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया, तो ठीक है, आपको बनाना है, एक राष्ट्र के अस्मिता का प्रश्न है, राम भारत के थे तो भारत में ही बनेगी, बनने दिया। अब आप उसको दूसरे तीसरे रूपों में ले आते हैं, कई रूपों में उसको ले आते। अगर आपको लगता है कि मुगल काल में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, तो भारत सरकार एक आयोग बना ले एक दफा, और देश भर में सर्वे करवा ले कि कहां कहां कब्जे हुए हैं, कहां कहां उस पे वो हुआ है। एक दफा आप ये दोहरा रास्ता क्यों अपनाते हैं? सरकार में रह के कुछ और करेंगे और बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये अब लोगों के समझ में आने लगा है, क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो फेल हो गया है। आप लोगों का वेलफेयर का एजेंडा जो फेल हो गया है। आपकी सरकार गरीबों के विरुद्ध काम करती हुई नजर आती है। जब आप मनरेगा को दिखाने के लिए 125 दिन करते हैं, लेकिन जिम्मेवारी राज्यों पर थोप देते हैं कि राज्य जाने पैसा कहां से आएगा, पहले तो पैसा केंद्र देता था। तो ये जो आपको छलावा करना पड़ रहा है, इसी के लिए आपको ऐसे मौकों की जरूरत होती है कि बांग्लादेश में एक या दो हिंदू मर जाए तो पूरा हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में आ जाता है। बांग्लादेश से आपने क्या रिलेशन बनाए कि वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं? और दुनिया के तमाम देशों में पिछले 5 सालों में 30 से ज्यादा हिंदू भारतीय मारे गए हैं। उन पे आपने कौन सी कार्रवाई की? जो ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मरा वो हिंदू नहीं था क्या? जो कनाडा में हिंदू मरा वो हिंदू नहीं था क्या? जो यूके यूएस में मरा वो हिंदू नहीं था क्या? उस पे हिंदूवादी लोगों ने कितनी कार्रवाई की? और आप अपनी मूर्खतापूर्ण कार्रवाई से भारत सरकार का, भारत देश का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप एक मित्र देश को, बांग्लादेश को, जिसको हमने पैदा किया, हमने उसको सपोर्ट किया, खड़ा किया, उससे आप दुश्मनी निभा रहे हो। तो आप ऐसी जगह पे दुश्मनी निभा रहे हो कि वह वापस पाकिस्तान का दोस्त बन रहा है, वह वापस चाइना का दोस्त बन रहा है। तो ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तिकड़ी आपके रेटोरिक के कारण बन रही है। ये आत्मघाती, ये कौन सा राष्ट्रभक्ति है इसमें? आप समझा दीजिए कि कैसे राष्ट्रभक्ति है। और अगर इतना ही है तो बॉर्डर खुला पड़ा है, अभी भी आप तलवारें यहां दिखा रहे हो, जरा 200-400 लोग उठ के चले जाओ बांग्लादेश बॉर्डर पे, चले जाओ, क्रॉस करो, जाओ वहां लड़के आओ। ये रेटोरिक आप अपने देश को बर्बाद कर रहे हो अपनी मूर्खतापूर्ण नीति से। और इसको संघ और संघ परिवार और उसके लोग और सरकार में बैठे लोग, जिनको रोकना चाहिए, जिनको कहना चाहिए कि नहीं ये गलत है,
आप उस पे दिखावे की कार्रवाई करते हैं, फिर उसके बाद वो गायब हो जाता है कि भाई कहाँ हुआ एफआईआर, क्या हुआ, कौन पकड़ा गया। बाद में पता चलता है कि आप उसको वापस जो है एक तरह से अपनी पार्टी में ले लेते हैं या फिर उसका पब्लिक सम्मान करते हैं। ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। तो ये दोहरा जो चरित्र है वह अब नहीं चलने वाला। लोगों को सच्चाई सामने आ गई है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर आइडिया, जो नेगेटिव आइडिया है, भाई गोली दागने की, तलवार दिखाने की आइडियोलॉजी दुनिया में कहीं सफल हुई हो तो बताइए। तो फिर आप गांधीयन जी सोशलिज्म को अपने ओंकारेश्वर जी, उससे हटाइए। जी ओंकारेश्वर जी, सवाल मेरा ये है कि क्या ये जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त, ये जो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशंस का ये जो नाम देते हैं, ये जो संगठन है, और ये जो एक तरह से गुंडई जो करते हैं खुलेआम, खुले तौर पर, धर्म के नाम पर, धर्म को बचाने के नाम पर, और लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। पिछले 12 साल से सब कुछ चल रहा है, सब देख रहे हैं, और ये फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या ये अब सरकार के हाथ से भी क्या निकल चुका है? क्योंकि एक वक्त आता है ना कि आपने इनको खड़ा किया, आपने इनको पैदा किया अपनी सत्ता हासिल करने के लिए। अब क्या आपको लग रहा है कि ये अब आउट ऑफ कंट्रोल इवन सरकार के भी होता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लग रहा है कि अभी भी इसका फायदा सत्ता में बैठे हुए लोगों को सत्ता बचाने के लिए मिल रहा है, और आगे इस तरह की घटनाएं और हम बढ़ते हुए देखेंगे? क्योंकि हर दिन के बाद हम कुछ और ही देख रहे हैं। अब आप ये देखिए, मुसलमानों पर हो रहा था, क्रिश्चियंस पे हो रहा है, अब नस्लभेदी टिप्पणियां, एक फौजी के बेटे के साथ क्या हुआ है उत्तराखंड में, और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बात करते हैं उसके भाई से, और रील बनाते हुए वो नजर आते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मोदी जी के स्टाइल में। तो हर चीज पीआर हो गई है, हर चीज सोशल मीडिया के लिए की जाती है। असल में देश में जो हो रहा है, और देश में जो एक क्लियर डिवाइड हो गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना है। अब आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है, खुले तौर पर घुसपैठियों की बात की जा रही है। आज भी अमित शाह ने बात की है। और जब आप वो घुसपैठियों का नैरेटिव आप वो करते हैं, तो उड़ीसा में बांग्ला बोलने वाले किसी मुसलमान को पीट पीट कर मार दिया जाता है, तो किसी कश्मीरी को कहीं और मारा जाता है। यानी कि हर तरफ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा गया है, और नफरत अपने चरम पर है। देखिए, पहली बात तो मैं ये नहीं मानता कि इस तरह से इनका वोट बैंक बढ़ रहा है या लोगों में। ये 2014 तक जो उभार था, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल था, जिसमें मीडिया ने सपोर्ट किया इस उभार के लिए, 2014 से 19, उसके बाद से ही डाउनफॉल शुरू हो चुका है। लोगों की आंखें 2019 के बाद से ही खुल गई हैं। आप 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट को देख लीजिए। जो पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी वो 240 पर कैसे सिमट गई, और वो भी जो 240 तब, जबकि 79 सीटों पे आंकड़ों के आधार पर एडीआर जैसी संस्थाएं ये दावा करती हैं कि ये गलत है और ये मैनिपुलेटेड है। अब वो मैनिपुलेशन किस तरह से था, ये तो राहुल गांधी के एसआईआर के सवाल पर, या जो उनका एटम बम प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें जो उन्होंने तथ्य रखे, या फिर उन्होंने हाइड्रोजन जो बम या हरियाणा फाइल्स जो रखी, उसका जवाब तो नहीं आया। उसमें जो आंकड़े मिसमैच हो रहे हैं उसका जवाब तो नहीं आया। जवाब क्या आया कि हम डिजिटल डाटा मिटा रहे हैं। अरे आप क्यों मिटा रहे हो भाई? अगर आपको डिजिटल डाटा मिटाना है तो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया को मिटा डालिए कि साहब हमें इतिहास ही पसंद नहीं है, मैं इतिहास की तरफ देखना नहीं चाहता। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जितने आर्काइव्स हैं, जिस प्रकार, या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे खिलाफ जो आर्काइव में जाएगा मैं उसको मिटाऊंगा, क्या मतलब है आपका? इसके पहले आपके आकाशवाणी बगल में बिल्डिंग है चुनाव आयोग के, उसमें तो सैकड़ों साल का आर्काइव पड़ा हुआ है, उसको तो बड़े सहेज के रखा जाता है, डिजिटलाइज किया जाता है। चुनाव आयोग को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि वो आर्काइव से डिजिटल डाटा मिटा रहा है? कितना स्पेस ले रहा था आजकल के जमाने में? तो आप छल से जीत रहे हैं। आप ये कहते हैं कि इस रास्ते पे चल के आपको वोट बैंक बढ़ रहा है और मिल रहा है, ये सरासर गलत है। आपकी आइडियोलॉजी को लोगों ने 2019 के बाद से नकारना शुरू किया है। 2024 में आप अपने बूते नहीं जीते हैं। आपने फिर टीडीपी का सहारा लिया, जनता दल यू का सहारा लिया। दिस इज एन एनडीए गवर्नमेंट, नॉट द बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी।
इन 2024 इटसेल्फ। और वो भी इतना सब कुछ मैनेज करने, बिहार के चुनाव में जिस तरह से मैसिव रूप से धन का दुरुपयोग हुआ, चुनाव आयोग खामोश रहा, चुनाव के बीच में जिस तरह से रकम भेजी जाती रही, ये तो ऐसा कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया। और आपने क्या कह के चुनाव करवाया था? आपने कहा था बड़े पैमाने पे बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं। बड़े बड़े नेता बार बार ये कहते हैं कि क्या घुसपैठियों को चुनाव में आने देना चाहिए। अरे भाई, तो आप सरकार में 11 साल से हैं, कितने घुसपैठियों को निकाला, पहचाना? छोड़ दीजिए, अब आपने भी कहना शुरू कर दिया कि ये चुनाव आयोग का काम है, तो चुनाव आयोग बता दे कि उसकी लिस्ट में कितने घुसपैठिए निकले हैं। ये तो हिस्टोरिकल एक्सपोज है। जिस मुद्दे को लेके 50 साल से ज्यादा समय से बीजेपी संघ मुद्दा उठाते रहे हैं, उसमें उनको एक भी घुसपैठिया नहीं मिला बिहार में। और अब आप उसी को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, और आप क्या वर्ड यूज करते हैं? डिटेंशन सेंटर। क्या आम आदमी को मालूम नहीं है कि डिटेंशन सेंटर क्या होता है? डिटेंशन सेंटर मतलब वहां लाके उनको रखना। रखने का मतलब एक छत देना, उनको सोने के लिए जगह देना, उनको खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके कपड़े लत्ते और या कंबल की व्यवस्था करना। तो डिटेंशन सेंटर इज ए काइंड ऑफ हेल्प सेंटर, शेल्टर हाउस। आप क्यों देना चाहते हैं उनको, घुसपैठियों को? अगर है तो उनको निकालते क्यों नहीं है? तो आप सिर्फ मुद्दा बना रहे हैं हर चुनाव में कि इस बार निकालेंगे, चुन चुन कर निकालेंगे। अरे चुन चुन कर 11-12 साल में कितना निकाल दिया वो बता दीजिए। तो दरअसल ये एजेंडा हो चुका है फेल। जब टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने भरे पार्लियामेंट कैंपस में नितिन गडकरी का हाथ पकड़ के पूछ लिया कि एक भी घुसपैठिए मिले क्या, आपके घुसपैठिया मुद्दे की हवा निकल गई उसी समय। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता था इस मुद्दे पे। तो दरअसल आपके पास बचा के आपने सरदार पटेल की बहुत ऊंची प्रतिमा बनाई और बार बार ये साबित करने में लगे रहे कि सरदार पटेल नहीं थे, ऐसे थे, वैसे थे, नेहरू के खिलाफ थे, नेहरू से अलग थे तो कांग्रेस पार्टी में ही थे, जीवन भर उसी में मरे हैं। और उसी सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन लगाया था, उस पे क्या कहेंगे आप? क्या वो बैन लगाना सही था? और जो उनके स्टेटमेंट सही थे या गलत थे, ये भी कह दीजिए कि नहीं, सरदार पटेल ने बैन लगाया वो गलत था और जो हमारे साथ हम उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सही है। और एक बात और बताना चाहता हूं, सरदार पटेल के नाम पे जयंती क्यों ज्यादा आप मनाते हैं पूरे देश में? क्योंकि उसी समय इंदिरा गांधी की जयंती आती है जिसको आप छुपाना चाहते हैं। वो आयरन लेडी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, मात्र 14 दिनों के ऑपरेशन में करके देख लिया, 13-14 दिनों के ऑपरेशन में। और जिसने अमेरिका जैसे देश के साथ आंख में आंख मिला के कहा कि आप 7वां बेड़ा भेज रहे हो तो भेजो, हम डरने वाले नहीं। और आपको पता है उस समय जो रशिया था हमारे साथ सहयोग में खड़ा हुआ, उसके लिए इंदिरा गांधी ने उनसे रिटन पैक्ट किया था, रशिया के साथ लिखित दोस्ती का समझौता, रक्षा समझौता किया था, जिस आधार पे रशिया यूं ही नहीं आया था कि यूं ही अपनी पनडुब्बी लेके, और उनकी पनडुब्बी पे यूएसएस एंटरप्राइजेस को लॉक करके न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर जो है मिसाइल रखा हुआ था रशिया ने, तब जाके अमेरिका भागा है। आज आप अमेरिका के साथ रिलेशन बना भी रहे हैं, बिगाड़ भी रहे हैं। वो कह रहा है युद्ध में हमने आपके शांत वो करा दिया, युद्ध विराम करा दिया, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ट्रेड पर उसने इतने टैक्स लगा दिए हैं, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये कौन सी नीति है? ये कौन सी नीति पर चल रहे हैं कि जब आप खुद को, कहां राष्ट्रीयता बची है, कहां राष्ट्रभक्ति बची है, कहां आपके कौन से मुद्दे बचे हैं? तो क्या ये सड़क पर लोग चलने वाले हिंदुत्व को संभालेंगे? क्या वो बाबा जिसका अपनी कोई छवि नहीं है, उसको आपने आउटसोर्स कर दिया है कि संघ नहीं, अब वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा? आइडियोलॉजी आपने स्वयं इस मौके पे आके समाप्त कर दी है। सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में बहुत कम लोगों को ध्यान है कि आरएसएस के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में या तो प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं गया या वो गए नहीं, न प्रधानमंत्री गए न गृह मंत्री गए। और आपने जो स्टैंप रिलीज किया 100 इयर्स पर, उस पे आपने मोहन भागवत को नहीं बुलाया। क्यों भाई? ये तो सदियों में होने वाला एक कार्यक्रम है जो एक दफा हुआ 100 साल में, उसमें दोनों में एक दूसरे में क्यों नहीं गए भाई?
ना आपने बुलाया ना उन्होंने बुलाया। तो कहीं ना कहीं वो डीप डिवाइड है, और ये डीप डिवाइड इस थॉट का डिवाइड है कि आप वन नेशन वन, वो सब कुछ तो करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि एक कार्ड भी एक नहीं है, आधार कार्ड खत्म कर जी दिया आपने, फिर आप कहते हैं ये पैन कार्ड भी लाओ, फिर करिश्मा जी, कहते हैं आपको पासपोर्ट। रोकना चाहूंगी और एक संक्षेप में आखिर में सवाल, वक्त की कमी है कि, और मेरा आखिर में बहुत संक्षेप में आपसे सवाल कि देश को, यानी कि हम चाहे इकोनॉमी की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें, जिससे देश आगे बढ़ता है, जो लगातार आप ये कह रहे हैं कि हम इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे 2047 के, आप हसीन ख्वाब जो है लोगों को बार बार दिखा रहे हैं विकसित भारत की बात कर करके, इस सबको, इस जो कुछ ये नफरत हो रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार में खबरें छपना, या फिर क्रिसमस के इवेंट पर या उस त्योहार पर पूरे इंटरनेशनल तमाम बड़े बड़े अखबारों ने हेडलाइंस नेगेटिव, हमारे देश की बदनामी की हेडलाइंस उसमें छपी, उससे कितना नुकसान हो रहा है? क्या ये रुकेगा या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? बहुत संक्षेप में। देखिए, भारत के अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को वर्ल्ड की 3 एजेंसियों ने नकार दिया है। हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दावे को वर्ल्ड बैंक ने नकार दिया, और वर्ल्ड बैंक इतना नाराज हुआ कि उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग करनी ही बंद कर दी। कहा कि भारत जैसे और कुछ और देशों ने गलत आंकड़े दिए और मैनिपुलेट करने की कोशिश की। दूसरा, जो यूएनडीपी है उसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के चार्ट में से भारत को निकाल दिया कि भाई इनका डाटा ठीक नहीं है। तीसरा, ये जो आईएमएफ है, तीसरे साल लगातार, वो पिछले 3 सालों से हमारे डाटा को सी कैटेगरी का करार दे रहा है। अरे भाई, जिस कंट्री ने शून्य दिया, दशमलव दिया, उसका डाटा इतना गड़बड़ है कि आपको सी कैटेगरी दे रहा है, और आपको लग रहा है कि आपकी विश्व में छवि बन रही है। वापस आते हैं, आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बार बार बातें करते रहे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी असंभव नहीं था, पॉसिबल था, लेकिन वो पॉसिबल तब होता जब स्पीड डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में जो स्पीड चल रही थी वह होती। आपने स्वयं उसमें ब्रेक लगाया, कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, डिमोनेटाइजेशन से लेके अनप्लैंड जीएसटी से लेके और तमाम चीजें की। उसकी वजह से जो स्पीड थी मनमोहन सरकार के समय की, वो स्पीड कम हो गई, और आपके समय में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो हो गया। ये उसका नतीजा है। तो इसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो तो देश को भुगतना पड़ रहा है। आज देश में जी इतना क्राइसिस क्यों हो रहा है? क्यों आप रुपए की कीमत 91 तक क्यों पहुंच गई है? और आप कहते हैं, आप ही कहते थे कि इससे इकबाल देश का जो है वो गिरता है और वो होता है। अब क्या इकबाल नहीं गिर रहा है? तो कुल मिला के, चाहे विदेश नीति का मसला हो, चाहे वो आपके अर्थनीति का मसला हो, चाहे वो सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मसला हो, हर मुद्दे पे सरकार की विफलता नजर आती है। और उस विफलता में अपने किए हुए सबसे जो है जो रॉन्ग स्टेप्स जो लिए हैं सरकार ने, आज भी आप ले रहे हो। आप क्यों नहीं मैसिवली जो अल्पसंख्यकों पर ये कुछ हो रहा है, कि आपको लगता नहीं कि आपकी सरकार पे ये दाग रहेगा कि आपके समय में ये लॉ एंड ऑर्डर इस तरह खराब था, अल्पसंख्यक इतना असुरक्षा में थे? इससे कौन सा वोट मिल जाएगा? इससे पार्टी नेतृत्व को और बीजेपी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फायदा कहां हो रहा है? नुकसान के सिवा कुछ नहीं फायदा हो रहा है। आम जनता को नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। जी जी, और मुझे लग नहीं रहा है कि इससे कोई सबक जो है वो सीखा जा रहा है, बल्कि आप ये देखें कि अमेरिका से लेकर यूरोपियन देश जो हैं, वहाँ सब भारतीयों के खिलाफ नफरत जो है वो लगातार, जो उनके कंडक्ट्स हैं उसकी वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम हर जगह अब लगातार हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पटल पर अगर हम ये देखें तो किस तरह की बदनामी देश की हो रही है। और ये एक पार्टी, जाहिर सी बात है वो सत्ता में है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते ये हम सब के लिए भी एक कंसर्न का विषय जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकारेश्वर जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप